नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक सूचना और की वीडियो को पूरा देखा करें, बाद में आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर इसकी योग्यता क्या है और ये परीक्षा कब होगी। दूसरी सूचना यह है कि जिन भी छात्रों ने अभी भी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ऐप है डाउनलोड ना किया हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी जल्दी से डाउनलोड कर लें। सर्वश्रेष्ठ जो अध्यापक हैं उनकी टीम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोर्स उसमें स्थापित कर दिए गए हैं। बहुत सारे जो कोर्स है वो ऐड होने वाले हैं। सबसे पहले सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। कल बहुत सारे जो छात्र हैं वो चयन बोर्ड पहुंचे थे। युवा मंच के प्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात होनी थी छात्रों की। युवा मंच के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में बात होनी थी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वीरेश कुमार से। और कल जो वार्ता हुई तो छात्रों ने ये बताया कि उनको कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता कि आखिरकार जो संशोधित विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। अध्यक्ष से जो जवाब वार्ता हुई है तो उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का जवाब बिल्कुल गोलमोल तरीके से दिया है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि अध्यक्ष से वार्ता में नहीं मिला कोई भी ठोस आश्वासन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार से युवा मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुलाकात की है। अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि अध्यक्ष से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। दावा किया कि अध्यक्ष ने टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी होने की बात कही है। टीजीटी सामाजिक विषय 2016 के साक्षात्कार के विषय में उन्होंने कहा कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है तब तक साक्षात्कार संभव ही नहीं है। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम जारी करने को लेकर के कार्य चल रहा है। 2016 की परीक्षा पर जल्द निर्णय होगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी चीज में हमेशा उन्होंने यही बोला है जल्द होगा, और बहुत सारे दावा किए हैं कि प्रक्रिया चालू है, ये है वो है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में कोई भी तारीख घोषित नहीं की गई है। तो दावा तो उन्होंने किया है कि भर्ती जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। इसलिए आप लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें, और सब कुछ ये आपके संगठन पर डिपेंड करता है। अगली जो सूचना है वो आज के समाचार पत्रों के एक लॉलीपॉप की है। बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं छपी हुई हैं जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती को लेकर के, जबकि पदों की संख्या केवल 1500 है, जिसमें से लगभग 1500 अध्यापकों के पद हैं और 300 के लगभग जो पद हैं वो प्रधानाचार्यों के हैं। 5000 पदों पर यह भर्ती होनी थी अगर पहले की मीडिया की माने तो। लेकिन उसके बाद में सरकार जो वही हमेशा करती है, जो चयन बोर्ड में सरकार ने किया था 40,000 पदों को कम करके 15,000 कर दिया, और उसके बाद में जो एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती होनी थी 4500 पदों पर, 5,000 पदों पर, उसको भी टास्क फोर्स बना करके इसको भी कम कर दिया गया। और अब जो भर्ती होगी वो केवल 1894 पदों पर भर्ती होगी, जबकि लगभग 350 जो पद हैं वो प्रधानाचार्य के हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या छपा हुआ है। छपा तो ये कि भर्ती किस तरीके से होगी, इसकी योग्यता क्या होगी, और ये यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में ठप पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू होने जा रही है। शासन के विशेष सचिव आरपी सिंह की ओर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेज करके प्रधानाध्यापक के 390 एवं सहायक अध्यापक के 1504 कुल 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक की ओर से प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ पर ये चीज गलत लिखी है, 100 नहीं लिखा है, 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। अमर उजाला में एक गलत छप गया है। उत्तर प्रदेश मान्यता बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा नियमावली 2019 के अनुसार भर्ती परीक्षा का जो कट ऑफ है पहले से घोषित कर दिया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60%। सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों के लिए आवेदन तो एक भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो परीक्षाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। समान अध्ययन का पेपर एक ही होगा, लेकिन प्रधानाचार्य के लिए 50 नंबर की एक अलग से परीक्षा होगी जिसमें प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाया था एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती का, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी योग्यता के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती की शैक्षिक अर्हता सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों के आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ में बीएड बीटीसी अथवा एनसीटी की ओर से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप बीएड की हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीटीसी वाले अभ्यर्थी बहुत चिंतित थे, बीटीसी के अभ्यर्थी भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास जो टीटी होना चाहिए वो उच्च प्राथमिक का टीटी होना चाहिए। तो ये बात नोट कर लें कि जो भी डीएलएड के छात्र हैं, बीटीसी के छात्र हैं, बीएलएड के छात्र हैं, वो सभी छात्र जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस उनके पास उच्च प्राथमिक का टीईटी होना चाहिए।
और आवेदन के लिए आयु वही है जो उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों में होती है, 40 वर्ष। वहीं प्रधानाध्यापक के लिए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना जरूरी है। SC ST और OBC को आयु में छूट भी दी जाती है। और यहाँ पर लिखा है कि RO 2017 के कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। कल मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। और इसके बाद में PCS कट ऑफ अंक जारी और मार्कशीट जारी। PCS के जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया, मार्कशीट जारी कर दी गई है। और PCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर से गोलमाल कर दिया है। ऐसा पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी किया है। लोक सेवा आयोग ने जो मार्कशीट जारी की है उसमें स्केल्ड अंक, नॉन स्केल्ड अंक का कोई विवरण नहीं दिया, डायरेक्ट अंक दे दिए हैं और पूर्णांक दिया हुआ है। तो ये इसको लेकर के विवाद है, यानी कि बहुत चीजें छुपाना चाहता है कि इसमें स्केलिंग की गई है या नहीं की गई है। इसको लेकर के कोर्ट में विद्यार्थियों ने केस भी कर दिया है और बहुत जल्द इस केस की सुनवाई भी होने वाली है। विद्यार्थियों ने इसके लिए जो है ट्वीट करके मुख्यमंत्री से शिकायत की है। विद्यार्थियों ने कई बार तो इसके लिए प्रदर्शन भी किया है और जो अंक पत्र जारी हुए हैं उसमें नंबर बताए गए हैं। ये नहीं बताया गया है कि ये बढ़े हुए नंबर है, घटे हुए नंबर है या एक्चुअल नंबर है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को जारी मार्कशीट में स्केल्ड या नॉन स्केल्ड अंकों का उल्लेख न होने पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि पीछे 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग की व्यवस्था लागू नहीं की गई है और इसमें मानवीय विकी एवं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हुआ है। मामले में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके CBI जांच कराने या इस्तीफा देने की मांग की है। आयोग पीछे 2016 तक मार्कशीट में स्केल्ड नॉन स्केल्ड अंकों का उल्लेख करता था। नॉन स्केल्ड यानी मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों को मिले वास्तविक अंक और स्केल्ड यानी कि स्केलिंग के बाद में घटाए या बढ़ाए गए अंक। PCS 2017 की मार्कशीट में आयोग ने केवल स्केल्ड अंक दिए थे। इस बार मार्कशीट में केवल स्केल्ड अंकों का उल्लेख भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जहां पर भारत के जो बहुत सारे राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या राजस्थान हो, जितने भी राज्य हैं वो इस तरीके के नियम कानून बनाते हैं जिससे वहां के जो छात्रों का ज्यादा से ज्यादा चयन हो सके। अभी हम लोगों ने देखा था कि हरियाणा में जो नई भर्ती का विज्ञापन आया था उसमें भी अनिवार्यता कर दी गई है, 5 वर्ष तक वहां का स्थायी निवासी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस तरीके का जो अधिनियम है जारी कर दिया है कि वहीं के जो वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जिनका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में होगा वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया है, उत्तराखंड में तो पहले से ही है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में इस तरीके के नियम व कानून बनाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो भर्तियों से बाहर हो जाएं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ही उत्तर प्रदेश के छात्रों का चयन नहीं होता। यही कारण है कि पिछले 2018 का जो रिजल्ट आया था उसमें टॉपर्स में 5 में से 3 दूसरे राज्यों के थे, हरियाणा के थे, दिल्ली के थे और बिहार के लोग भी टॉप कर गए थे। तो इन चीजों में सुधार होना चाहिए और इसी की जो मांग है वो छात्र कर रहे हैं। छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। कम से कम जो कानूनी रूप से होता है उसको तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी करना चाहिए, यानी कि जो स्केल्ड और नॉन स्केल्ड मार्क्स हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर नोटिफिकेशन में कहा था कि स्केलिंग लागू होगी तो स्केलिंग को लागू करना चाहिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। बदलाव में उसको समय लगता है, अगर बदलाव करना ही था तो उसकी सूचना 2 या 3 साल पहले देना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और नुकसान ये होता है कि जो हिंदी और मानविकी के छात्र हैं, जैसे स्केलिंग अगर नहीं हुई है तो मैथमेटिक्स या साइंस या इंजीनियरिंग के जो विषय होते हैं उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, लिबरल मार्किंग होती है, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और जो हिंदी और इतिहास, भूगोल, स्त्री, सोशियोलॉजी, जो साधारण जो विषय होते हैं उन विषय में औसत नंबर ही दिए जाते हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, हिंदी जो भाषी टीचर होते हैं, इसलिए इन जो छात्रों को नंबर कम मिलते हैं और उस आधार पर इन छात्रों का चयन नहीं हो पाता है। स्केलिंग में उसको औसत को बराबर किया जाता था। और लिखा है कि स्केलिंग मामले में सरकार को जवाब देने का आखिरी मौका। वर्ष 2020 में घोषित PCS परीक्षा परिणाम को अंकों की स्केलिंग के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। इस मामले पर राज्य सरकार के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने को आखिरी मौके के रूप में 2 सप्ताह का और समय दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने अगली जो सुनवाई है वो 11 फरवरी को नियत की है। फैसल अंसारी व अन्य कई अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बावजूद काफी समय से सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, कोर्ट अपडेट आपको दी थी।
और लिखा है कि एचजीएस परिहार जो अधिवक्ता हैं याचियों के, उनके मुताबिक याचिका में कहा गया कि नियमानुसार स्केलिंग किए बिना रिजल्ट घोषित कर दिया गया और इससे याचियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में नियमानुसार स्केलिंग किए जाने के निर्देश को लेकर के आग्रह किया था, जबकि सरकार व आयोग का कहना था कि नंबरों की स्केलिंग की गई थी। तो ये चीजें हैं। और उत्तर प्रदेश में पेपर भी इस तरीके का बनाया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो चयनित ना हो सके, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। इस बार पूछे गए थे, लेकिन कम पूछे गए थे, पिछली बार तो बिल्कुल भी नहीं पूछे गए थे। और वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी सूचनाएं हैं। यहाँ पर लिखा कि दिव्यांग अभ्यर्थी लगभग 35-40 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज वो करवाएंगे मुंडन। भूख हड़ताल भी बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि उनको जो उचित आरक्षण है वो नहीं दिया गया है। बहुत सारे जो पद हैं वो खाली रह गए हैं। रिक्त पदों पर ये जो छात्र है इन छात्रों का चयन किया जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए कुछ और भी सूचनाएं, जैसे प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव मांगा जाएगा और प्रबंधन के होंगे 50 सवाल अलग से पूछे जाएंगे। इसके लिए अलग से 1 घंटे की परीक्षा होगी, लेकिन होगी उसी दिन। इसी तरीके से आगे भी लिखा कि हेड मास्टर व सहायक शिक्षक के लिए होगी अलग परीक्षा। 390 पदों के लिए प्रधानाचार्य की भर्ती होनी है। 1504 पदों के लिए अध्यापकों की भर्ती होनी है और उसी के बारे में बार बार पूरे समाचार पत्रों में भर दिया गया है। 1500 पदों के में भर्ती होनी है और 1500 समाचार पत्रों में ये सूचना आ गई है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अलग लिखित परीक्षा। पहली परीक्षा के प्राप्तांक पर विवाद। हाँ, ये जरूर है कि ये जो भर्ती अब चूंकि शासन ने निर्देश दिए हैं, इसलिए ये भर्ती बहुत जल्द होगी और इसकी जो परीक्षा है वो भी जल्दी होगी। इसका जो विज्ञापन है वो अगले महीने के लास्ट में ही आ सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग होने वाली है। उसको लेकर के भी बहुत सारी जो गाइडलाइन है वो जारी की जा रही है। शासन ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी ये बताएगी किन अभ्यर्थियों को रखना है, किन अभ्यर्थियों को बाहर करना है। लिखा है कि प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 से बाद में अगर किसी ने स्नातक किया, बीटीसी किया, सीटेट किया या कुछ भी किया है तो आवेदन पत्र की जो लास्ट डेट थी वो 22 दिसंबर थी 69,000 की। उसके बाद में अगर किसी विद्यार्थी की मार्कशीट आया या रिजल्ट आया तो उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वहीं पर लिखा कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक का लाभ नहीं मिलने से नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। शासन का मानना है कि भारांक का लाभ देने से जिले की चयन सूची प्रभावित होगी, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग के दौरान सामने आई त्रुटियों के कारण नियुक्तियों से वंचित रहे अभ्यर्थियों के मामलों पर शासन स्तर पर गठित समिति ने रिपोर्ट दे दी है और स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी बीएसए को समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि भर्ती के पहले व दूसरे चरण की काउंसलिंग में विभिन्न प्रकार की मानवीय त्रुटियों के मामले सामने आए थे। इस पर शासन ने 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी करके ऐसे मामले निस्तारित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिलों में दबाव बढ़ने पर सभी विवादित मामलों के निस्तारण के लिए शासन ने समिति गठित कर दी थी। समिति ने संबंधित रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्दी तीसरी काउंसलिंग होगी। अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी से भी आजकल बहुत तेजी से कार्य हो रहा है एसएससी में और लगातार परिणाम इत्यादि जारी हो रहे हैं। बहुत सारी जो नोटिस हैं वो भी आजकल जारी हो रही हैं। पिछले 2-3 सालों में एसएससी में काफी विवाद रहा, फिलहाल पटरी पर आने लगा है। लिखा हुआ कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर पेपर 1 परीक्षा 2020 का जो परिणाम वो जारी कर दिया है। एसएससी की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर के परिणाम देख सकते हैं। एसएससी की ओर से 19 नवंबर 2020 को जेएचटी पेपर 1 परीक्षा हुई थी। तो जिन अभ्यर्थियों ने भी ये परीक्षा दी हो वो अभ्यर्थी इसका जो परिणाम है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेकेंड फेज की जो परीक्षा है वो 14 फरवरी 2021 को आयोजित होगी और पेपर 2 की जो परीक्षा होनी है वो एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड है वो जारी कर दी जाएंगे, यानी कि 6 से 7 फरवरी के आसपास इन भर्तियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि उसने आरओ एआरओ के भी जो कट ऑफ हैं और अंक है वो जारी कर दिए हैं। किसी किसी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है और किसी किसी पोस्ट पर तो बहुत ही कम कट ऑफ चली गई है। जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी अगर एआरओ की अगर बात करें तो एआरओ सचिवालय में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ 169 चली गई है 400 में 169 और एससी की जो कट ऑफ है 177, यानी कि न्यूनतम जो मानक होता है 40% और 45% उस कट ऑफ के पास पहुंच गई है। इसी तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ पर देख सकते हैं एससी की कट ऑफ 173 और ओबीसी कट ऑफ 179। जनरल की कट ऑफ है 210 चली गई, जनरल की भी काफ़ी कम गई है।
एआरओ की जो कट ऑफ है वो कम ही जाती है और आरओ की कट ऑफ वो ज़्यादा जाती है। आरओ एआरओ में कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 100 नंबर का अंतर होता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय की जो समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है उसकी जो न्यूनतम कट ऑफ है वो 278 है, ये देखिए, और अधिकतम कट ऑफ है 294 सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है। और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो कट ऑफ है वो 216 गई है और अन्य पदों की और भी कम चली गई है। तो लगभग 80, 90 या 100 नंबर का जो अंतर होता है वो होता है, चूंकि एआरओ में टाइपिंग भी मांगी जाती है और ओ लेवल का डिप्लोमा या पीजीडीसीए मांगा जाता है। अगली जो सूचना है वो जेई मेन से दाखिले में भी 75% अंक की नहीं होगी अनिवार्यता। अभी तक बीटेक में जो प्रवेश होते थे आईआईटी इत्यादि में, तो इंटरमीडिएट में कम से कम 75% नंबर लाना अनिवार्य होता था, तो इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है। लिखा जेई एडवांस्ड के बाद अब जेई मेन 2021 से होने वाले बीटेक और बी आर्क प्रोग्राम के दाखिले में भी 12वीं में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल की अनिवार्यता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण छात्रों को राहत देने के मकसद से ये छूट देने का फैसला किया है, तो अब इन अभ्यर्थियों को ये छूट मिल गई है। अगली सूचना है लोक सेवा आयोग भर्ती में लगाया फर्जी प्रमाण पत्र, 4 लोग नामजद। ये सूचना इसलिए है कि आरओ एआरओ की भर्ती आने वाली है और उसमें एआरओ के लिए लोग फर्जी प्रमाण पत्र बहुत लगाते हैं, तो फर्जी प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो किसी न किसी दिन आप लोग जरूर पकड़े जाएंगे। और इन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की एक भर्ती आई थी जिसमें इन्होंने पीजीडीसीए का फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया था और बाद में जांच हुई और ये पकड़ गए। लिखा है कि अजय कुमार गौतम निवासी बलरामपुर राज्य सुल्तानपुर अंबेडकर नगर, अलका सिंह निवासी गंगा सेक्टर त्रिवेणीपुरम झूसी प्रयागराज, कुमार गौरव निवासी विभूति खंड लखनऊ। अगर आपने किसी भी नौकरी में, सरकारी नौकरी में अगर कोई फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है, तो चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 20 साल बाद हो, चाहे वो 40 साल बाद हो, चाहे वो रिटायरमेंट बाद हो, आप लोग किसी न किसी दिन पकड़े जरूर जाएंगे। इसलिए कभी भी ये गलती बिल्कुल भी मत करें। सरकारी भर्तियों की जांच में देरी जरूर होती है लेकिन जांच अच्छी तरीके से होती है। तो इन विद्यार्थियों ने ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया था और ये भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2015 की। आपकी परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न और बन गया है कि अब पराक्रम दिवस के रूप में मनेगा बोस का जन्मदिन। इसको भी नोट कर लीजिए, जरूर इसी साल किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन से पहले केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अब उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो नोट कर लीजिए, 23 जनवरी का नाम हो गया है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उस तारीख पर अब मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। अगली सूचना, इस साल 4 आईटी कंपनियां करेंगी 91,000 भर्तियां। तो ये भी तो नौकरियां हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो नौकरियां नहीं है। और ये सूचना उन छात्रों के लिए है जो इन भर्तियों की तैयारी करते हैं, यानी कि बीटेक इत्यादि हैं, एमबीए इत्यादि हैं, उन छात्रों के लिए यह सूचना है। लिखा है कि प्रमुख रेटिंग एजेंसी इंक्रा ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में देश की आईटी कंपनियों को बम्पर कमाई का अनुमान है। इससे रोजगार के मोर्चे पर भी तकनीकी छात्रों को काफी मौके मिलेंगे। देश की दिग्गज 4 आईटी कंपनियां यानी कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और इन्फोसिस ने नए वित्त वर्ष में कैंपस सिलेक्शन के जरिए 91,000 से ज्यादा नौकरियां देने की बात कही है। और इंक्रा का तो कहना है कि डिजिटल तकनीकी की मांग और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण आईटी क्षेत्र को बल मिलेगा। टीसीएस करेगी 40,000 पदों पर भर्ती, इन्फोसिस करेगी 24,000 पदों पर भर्ती, एचसीएल करेगी 15,000 पदों पर भर्ती और विप्रो करेगी 12,000 पदों पर भर्ती। ये हो गया आज का वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया लेकिन वीडियो काम का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप को न डाउनलोड किया हो तो डाउनलोड कर लें। और जिन छात्रों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, भारत की किसी भी परीक्षा की टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, वो लोग पुराने वाले ऐप टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।